वेलकम टू आर्यन। आज हम देखने वाले हैं जैव विकास के सिद्धांत, दैट इज थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और एवोल्यूशन या जैव विकास किसे बोलते हैं कि भाई नई नई जो हमारी जातियां बनती हैं, या फिर जिसे हम कार्बनिक विकास भी बोल सकते हैं, वो हमारा जैव विकास होता है। तो विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में रहने वाले जितने भी पूर्वज हैं हमारे, ठीक है, तो वातावरणीय दशाओं के अनुसार जो है उनमें परिवर्तन हुआ, अनुकूलित हुए, धीरे धीरे उनमें वर्षों में, कई वर्षों में जो है उनमें मूल पूर्वज जाति से और एक दूसरे से अलग होती जाती हैं, और तरह इनमें जो ये परिवर्तन है ये लगातार या निरंतर चलता रहता है। तो इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप नई जातियों का विकास निरंतर होता आ रहा है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, जैव विकास। जो अभी हमारी जातियां उपस्थित हैं इस धरती पर, उन्हीं में लगातार परिवर्तन चलते रहेंगे, और कई वर्षों तक ये जब परिवर्तन चलते रहेंगे, जहां पर वो रह रहे हैं, जिन दिशाओं में वो रह रहे हैं, जिन वातावरणीय अवस्थाओं में वो रह रहे हैं, वहां के अनुकूल वो बनते हैं, और इसीलिए उनमें ये परिवर्तन होते हैं। तो ये परिवर्तन जब लगातार निरंतर चलते रहते हैं, तो इनके फलस्वरूप जो है नई जातियों का विकास होता है, जिसे ही हम जैव विकास या फिर कार्बनिक विकास भी कहते हैं। अगर हम इसके सिद्धांतों का इतिहास देखें जैव विकास के, तो प्राचीन काल में एक चाइनीज दार्शनिक कन्फ्यूशियस के अनुसार जीवन की उत्पत्ति एक कोशिका द्वारा हुई है। और ग्रीक और मिडाइवल पीरियड के अनुसार अगर हम देखें, आधुनिक काल में प्राकृतिक वैज्ञानिकों, दार्शनिकों व जैव वैज्ञानिकों के जैव विकास से संबंधित विभिन्न विचार निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम एनेक्सिमैंडर का देखें अगर, तो पहले पादप, फिर जंतु और अंत में मानव विकसित हुए हैं। अगर हम एरिस्टोटल के हिसाब से देखें, तो वहां पर निर्जीव पदार्थों से निरंतर जो है वह सतत विकास हुआ। स्केला नेचुरी प्रस्तावित किया इन्होंने, एरिस्टोटल ने, जिन्हें हम फादर ऑफ बायोलॉजी या फिर विज्ञान के जनक भी कहते हैं। बुफन की अगर हम बात करें, तो विभिन्न प्रकार के जंतुओं की उत्पत्ति भिन्न भिन्न समयों पर अलग अलग हुए उपार्जित लक्षणों की वजह से हुई है। वंशागति में विश्वास इन्होंने किया। अगर हम डार्विन की बात करते हैं, तो इन्होंने ईश्वर द्वारा बनाए एक सूत्र से जीवन उत्पन्न हुआ, उपार्जित लक्षणों की वजह से सूत्र में विकास हुआ। लेमार्क की थ्योरी का अगर हम बात करें, तो वहां पर जो उपयोगी अंग हैं और जो अनुपयोगी अंग हैं, उनके वजह से जो है यहाँ पर नए जीव की उत्पत्ति होती है, और वातावरण द्वारा जीवों पर क्रिया होती है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति। क्यूवियर की अगर हम बात करते हैं, तो विकास के जीवाश्मीय प्रमाण दिए विनाश के बाद हुई जातियों की उत्पत्ति हुई। अगर हम स्मिथ की बात करते हैं, तो इन्होंने मत का विरोध किया क्यूवियर के, और चट्टानों के विभिन्न स्तरों में मिले जीवाश्मों में समानता पाई। चार्ल्स डार्विन की अगर हम बात करें, प्राकृतिक वर्णवाद इन्होंने बताया। वेलेस की बात करें, प्राकृतिक वर्णवाद इन्होंने बताया। ह्यूगो डी व्राइस की अगर हम बात करें, जैव विकास का उत्परिवर्तनवाद इन्होंने दिया। विज़मैन की बात करें, तो जनन कोशिकाओं पर कायिक कोशिका में होने वाले परिवर्तनों का प्रभाव नहीं पड़ता है। चलिए, अब सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ सिद्धांतों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले आता है लेमार्कवाद। लेमार्कवाद में उन्होंने बताया, जिसे लेमार्क का सिद्धांत भी कहा जाता है, कि इन्होंने जैव विकास परिकल्पना को स्पष्ट करने हेतु प्रथम महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रस्तुत किया था। और इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने क्या कहा कि 1809 में ये प्रकाशित हुआ था, फिलोसफी जूलॉजिक में प्रकाशित हुआ था। और सबसे मूल धारणाएं जो थी इस सिद्धांत की, वो ये थी कि बड़े होने की प्रवृत्ति, भाई पृथ्वी पर जितने भी उपस्थित निरंतर परिवर्तनशील वातावरणीय दशाओं के अनुसार स्वयं को अनुकूलित करने हेतु जीव शरीर तथा उसके अंगों के आकार में वृद्धि की स्वाभाविक प्रकृति होती है। हर जीव के अंदर वातावरण का सीधा प्रभाव, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, प्रत्येक जीव पर वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण उसकी संरचना व स्वभाव में परिवर्तन होता है। लेमार्क के अनुसार पादपों में वह प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से पड़ता है, जबकि प्राणियों पर अप्रत्यक्ष रूप से उनके तंत्रिका तंत्र के माध्यम से पड़ता है। अंगों के उपयोग व अनुपयोग का प्रभाव, ये सबसे महत्वपूर्ण इनका मूल था कि भाई जिस अंग को आप लगातार निरंतर उपयोग में ला रहे हैं, वो उतना ही वृद्धि करेगा, जबकि जो अंग उपयोग में नहीं आ रहे हैं, वो धीरे धीरे आपके शरीर से खत्म होते जाएंगे या उनकी वृद्धि नहीं होगी। तो उपयोग में ना आने वाले अंगों का धीरे धीरे ह्रास होने लगता है, और अंत में वे लुप्त हो जाते हैं। कभी कभी वे अवशेषी अंग के रूप में भी पाए जाते हैं, जो आपके शरीर में उपस्थित तो हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करेंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशागति, और जो इकट्ठे हो रहे हैं, उपार्जन जिन लक्षणों का हो रहा है, वो धीरे धीरे आपकी अगली पीढ़ी पर जो है वंशागत होकर संतानों में पहुंचेंगे, तथा इनके एकत्र रहने से धीरे धीरे कई नई प्रजाति जो है वो बनती है। लेमार्कवाद के प्रमाण, अब इसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रमाण दिए, तो सबसे पहला उन्होंने जिराफ का दिया। जिराफ की जो अफ्रीकी जिराफ की जो लंबी गर्दन होती है, उसका इन्होंने प्रमाण दिया कि भाई जब धरातल पर जो पौधे थे, जो उनका मुख्य भोजन था, वो जब खत्म होने लगे, तो धीरे धीरे उन्हें अपनी गर्दन जो है वो लंबी करके, और जो पेड़ की शाखाएं होती हैं उस पर जो पत्तियां उपस्थित होती है, वो खाने के लिए उन्हें अपनी गर्दन लंबी करनी पड़ती थी, और इसीलिए वो जो है उनकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती गई।
और ये जो है अगली पीढ़ी पर भी जो है वंशागत हुआ, ये इनका लक्षण लंबी गर्दन वाला। सो अपनी गर्दन एवं आगे वाले पैरों का अधिक से अधिक प्रयोग करना पड़ा, जिसके कारण कालांतर में उनकी गर्दन एवं अग्रवाद अगले पैर या टांग जो है विकसित होते चले गए, क्योंकि उन्होंने उनका ज्यादा उपयोग किया, ऐसा कहना था इनका। दूसरा जो प्रमाण दिया हमारे लेमार्क ने वो था सर्पों में पादों की विलुप्ति। भाई उनमें पैर जो थे वो खत्म क्यों हो गए? तो लेमार्क ने दूसरा उदाहरण ये दिया कि भाई सर्पों के पूर्वजों में अग्र व पश्च दोनों पाद जो है उपस्थित थे, लेकिन जिसके कारण उन्हें बिल में घुसने में कठिनाई होती थी। तो धीरे धीरे उन्होंने अपने पादों का उपयोग करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से वो लुप्त होते गए। लेमार्कवाद के समर्थक, अब किस किस ने इसका समर्थन किया लेमार्कवाद के सिद्धांत का? तो सुमनर का चूहों पर प्रयोग। सुमनर ने चूहों पर प्रयोग किया। गर्म वातावरण में रखे गए चूहों में ठंडे वातावरण में रखे गए चूहों की अपेक्षा पूंछ व कर्ण पल्लव आकार में बड़े हो जाते हैं। ये लक्षण आगे संतानों में भी वंशागत होते हैं। दूसरा, मैकडूगल का चूहों पर प्रयोग। तो यहाँ पर इन्होंने चूहों को 45 पीढ़ियों तक एक ही रास्ते से आने व जाने का अभ्यास कराया। उनके अनुसार प्रारंभिक या पैतृक पीढ़ियों के चूहों को अधिक अभ्यास करना पड़ा, लेकिन बाद में पीढ़ी दर पीढ़ी की आवश्यकता जो है, अभ्यास की आवश्यकता जो है वो कम होती चली गई। तो मतलब उनको पता लगने लग गया कि कौन से रास्ते से आना है और जाना है। पेवलोव का कुत्तों पर प्रयोग अगर हम देखें तो कुत्तों को घंटी की आवाज पर भोजन के लिए आने का अभ्यास कराया और बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है अभ्यास की आवश्यकता कम होती चली गई। कैमरर का प्रयोग भी कुछ इसी प्रकार का था कि भाई सैलमेंडर, छिपकली, टॉड आदि के शरीर पर विभिन्न प्रकार की वातावरणीय दशाओं जैसे ताप, नमी व प्रकाश के प्रभावों का अध्ययन कर स्पष्ट किया कि इनके कारण परिवर्तित लक्षण संततियों में वंशागत होते हैं। कैमरर ने एक यूरोपीय जाति के सैलमेंडर को लिया जिसके शरीर पर काले पीले धब्बे थे। इन्होंने इस जाति के कुछ सैलमेंडर को पीले प्रकाश युक्त वातावरण में तथा कुछ को काले प्रकाश युक्त वातावरण में रखा। पीले वातावरण वाले जो थे, जिनके ऊपर पीले धब्बे स्थित थे और अधिक बड़े हो गए तथा यही लक्षण इनकी संतानों में भी वंशागत हुए। जबकि इसी प्रकार काले वातावरण वाले में सैलमेंडर में के शरीर पर स्थित काले धब्बे और अधिक बढ़ गए और तथा यही लक्षण इनके संतानों में भी वंशागत हुए। लेमार्कवाद की आलोचना, किसने उसको जो है उसका मतलब हम बोल सकते हैं उसको क्रिटिसाइज किया, उसको उसकी आलोचना करी। तो यहाँ पर हम देखें तो लेमार्क का सिद्धांत जहाँ विचारों की दृष्टि से विज्ञान उपयुक्त दिखाई देता था, उसकी उतनी ही आलोचना भी हुई थी। मुख्य कारण ये था कि पुष्टि की कमी थी, मतलब प्रमाण जो थे वो उतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेमार्क ने अपने सभी सिद्धांत बिना प्रयोगों के प्रतिपादित किए थे और अनेक वैज्ञानिकों ने प्रयोग के आधार पर लेमार्कवाद की तीव्र आलोचना की। तो यहाँ पर जो है इस विचारधारा या अवधारणा की सबसे अधिक आलोचना जर्मन वैज्ञानिक विज़मैन ने की थी कि उन्होंने जो है लगभग एक चूहे की 20 से 22 पीढ़ियों तक की पूंछ जो है काटते रहे, लेकिन फिर भी नई संतानों में पूंछ आती रही। तो उन्होंने इस द्वारा जो है लेमार्कवाद के सिद्धांतों की आलोचना करी। लोहार के हाथों की मजबूत पेशियां उनकी संतानों में वंशागत नहीं हो सकती है, वो भले ही कितना कूट ले लोहे को, पर नई संतानों में जब तक वो लोहे को नहीं पीटेंगे तब तक उनकी मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी। तो पहलवान का बेटा पहलवान नहीं हो सकता। वर्षों से भारतीय स्त्रियों में नाक कान छेदन, चीनी स्त्रियों में पैरों का आकार छोटा होना रखने हेतु युवावस्था में लोहे के जूते पहनने की परंपरा होते हुए भी ये लक्षण संतानों में वंशागत नहीं होते हैं भाई। तो विज़मैन के अनुसार जीवों के दैहिक कोशिकाओं के उपार्जित लक्षणों की वंशागति नहीं होती है। जनन द्रव्य को प्रभावित करने वाले लक्षण ही संततियों में वंशागत होते हैं, ऐसा विज़मैन ने बोला। इसी आधार पर विज़मैन ने सन 1892 में अपना सिद्धांत जनन द्रव्य की निरंतरता दिया और इसके अनुसार लैंगिक जनन के माध्यम से उत्पन्न होने वाली संतानों में नर के शुक्राणु एवं मादा के अंडाणु ही भाग लेते हैं। इन युग्मकों का निर्माण करने वाली जनन कोशिकाएं भ्रूणी अवस्था में ही दैहिक कोशिकाओं से अलग होकर जननों का निर्माण करती है। अंतः जीव के शरीर में प्रारंभिक भ्रूणी अवस्था में ही जनन द्रव्य तथा काय द्रव्य अलग अलग हो जाते हैं। अतः संतानों में वही पैतृक लक्षण वंशागत होते हैं जो उनके युग्मकों के गुणसूत्रों में जीन्स में उपस्थित होते हैं। चलिए, नव लेमार्कवाद, अब नियो लेमार्किज्म। तो विज़मैन के सिद्धांत के अनुसार केवल वे परिवर्तन ही वंशागत होते हैं जो गुणसूत्रों के जीन्स को परिवर्तित करते हैं। इसी के अनुसार कुछ वैज्ञानिकों ने लेमार्कवाद को एक नए रूप में प्रस्तुत किया। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। दूसरे शब्दों में, वातावरण में जिन भौतिक तथा रासायनिक क्रियाओं द्वारा जीवों के गुणसूत्र में भिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, वे भिन्नताएं ही वंशागत होंगी और जीवों की संतति में बदलाव के लिए उत्तरदायी होती हैं।
आनुवांशिक जेनेटिक्स व वंशागति मतलब इनहेरिटेंस के सिद्धांतों के अध्ययन से यह सिद्ध हो गया कि जो उपार्जित लक्षण किसी जीव के जीन प्रारूप में होते हैं वे ही वंशागति द्वारा अगली पीढ़ी में पहुंचते हैं तथा विकास में सहायक सिद्ध होते हैं। जैसे कुछ वैज्ञानिकों ने कॉस्मिक किरणें, कॉस्मिक रेज, गामा रेज और एक्स किरणों आदि आयनिक विकिरणों द्वारा जंतुओं में ऐसे कृत्रिम कायिक परिवर्तन किए जिनसे पता चला कि ये परिवर्तन जीन्स को प्रभावित कर वंशागत हो जाते हैं। और इसी प्रकार वैज्ञानिक टावर के अनुसार आलू बीटल नामक कीट को युवावस्था में प्रचंड ताप या नमी युक्त वातावरण में रखने पर उसमें ऐसे कायिक परिवर्तन उत्पन्न हो जाते हैं जो जनन द्रव्य के जीन्स को प्रभावित करके आगामी पीढ़ी में प्रदर्शित होते हैं। चलिए, नव लेमार्कवाद की अवधारणाएं क्या क्या थी कि भाई संरचना, कार्य तथा पर्यावरण के मध्य कारकीय संबंध होते हैं जो परस्पर प्रभावित करते हैं किसी भी जीव को। जीवों द्वारा उपार्जित कुछ विभिन्नताओं का अगली पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। आंतरिक जैविक शक्तियों की भूमिका को पूर्ण रूप से नकार दिया गया था। केवल जनन कोशिकाओं से संबंधित विभिन्नताओं की वंशागति होती है। अब यह विश्वास किया जाता है कि जीव के शारीरिक लक्षण पर्यावरणीय स्थिति तथा जीन की अंतःक्रियाओं का परिणाम होते हैं। तो यहाँ पर कुछ अंतर है लेमार्कवाद और नव लेमार्कवाद में कि यहाँ पर जो है आंतरिक जैविक शक्तियों का समर्थन करता है जबकि ये नकार दिया गया था। अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग को महत्व प्रदान करता है, ये नहीं करता है। इसके अनुसार उपार्जित लक्षणों की वंशागति होती है, इसके अनुसार नहीं होती है। चलिए, डार्विनिज्म, डार्विनवाद या प्राकृतिक चयनवाद, जहां पर इस डार्विन ने ये बताया, चार्ल्स डार्विन ने, कि भाई दो अंग्रेज वैज्ञानिक वेलिस और डार्विन थे जो स्वतंत्र रूप से इस पर अध्ययन करते हुए लगभग समान निष्कर्ष पर पहुंचे थे। क्या था ये समान निष्कर्ष? कि भाई नेचर जो है, प्रकृति जो है, वो अपने हिसाब से बताती है कि किसको यहाँ पर रहना है और किसको नहीं रहना। चलिए देख लेते हैं एक बार कि वेलिस के मस्तिष्क में योग्यता की उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट होगा, जो सबसे ज्यादा स्वस्थ होगा वही यहाँ रहेगा, या प्राकृतिक चयन या वरण, नेचुरल सिलेक्शन, जहां पर प्रकृति चयन करेगी भाई कौन यहाँ रहेगा कौन नहीं रहेगा, जिस पर इन्होंने जीवों की किस्मों में मूल दशा से अनिश्चित रूप से बदल जाने की प्रवृत्ति, टेंडेंसी ऑफ वेराइटीज टू डिपार्ट इंडेफिनिटली फ्रॉम ओरिजिनल टाइप नामक शीर्षक पर लेख लिखकर डार्विन को भेजा। चलिए, तो इनसे जैव विकास से संबंधित सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का जन्म 12 फरवरी 1809 को श्रूसबरी इंग्लैंड में हुआ और 1831 में इन्होंने कैम्ब्रिज के वनस्पति शास्त्री डॉक्टर हैंसले के साथ ब्रिटिश सरकार के HMS बीगल नामक विश्व सर्वेक्षण जहाज वर्ल्ड सर्वे शिप पर प्राकृतिक वैज्ञानिक के रूप में कार्य करने का अवसर मिला। चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं कि भाई ये जो है, इन्होंने अपने 5 वर्ष तक के अध्ययन के बाद अनेक साक्ष्य प्राप्त किए। इस विशेष यात्रा का मुख्य उद्देश्य गैलापैगोस द्वीप समूह का सर्वेक्षण तथा वहां के वन्य प्राणियों का अध्ययन करना था और यही सबसे महत्वपूर्ण भाग था इनके मतलब अध्ययन का, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो इस सर्वेक्षण के दौरान कुछ अवलोकन निम्न प्रकार है। रिया शुतुरमुर्ग की तरह के पक्षी हैं जो दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते हैं और दक्षिणी अमेरिका के ही विभिन्न स्थानों पर समरूप नहीं थे, एक जैसे नहीं थे। आर्माडिलो के कुछ जीवाश्म जो उन्होंने ढूंढे थे आज के आर्माडिलो से आकृति में काफी बड़े थे लेकिन रचना में एक जैसे प्रतीत होते थे। तो यहाँ पर गैलापागोस द्वीपों व दक्षिणी अमेरिका के मुख्य स्थल का वातावरण एक जैसा होते हुए भी दोनों स्थानीय पर प्राणी व पादप एक जैसे नहीं थे। ये मैदानी फिंचेस हैं और ये हमारे वृक्षीय फिंचेस हैं और दोनों जो हैं वो एक जैसे नहीं है, ये वार्बलर के समान फिंचेस हैं। इन्होंने सबसे अधिक विविधताएं पक्षियों की में देखी और इन पक्षियों को फिंचेस कहा इन्होंने। डॉक्टर डेविड लेक ने इन फिंचेस को डार्विन की फिंचेस कहा क्योंकि डार्विन ने इन पे अध्ययन किया था। डार्विन ने बताया कि अलग अलग स्थान पर इनका स्वभाव व खानपान जो है वो अलग था। देखिए यहाँ पर सबकी चोंच जो है वो अलग अलग प्रकार की है और यही मुख्य जो है डार्विन की जो है फिंचेस पे अध्ययन का हम बोल सकते हैं एक तरीके से रिजल्ट था या फिर परिणाम था। विश्व सर्वेक्षण यात्रा पर जाने से पूर्व डार्विन ईश्वर एवं विशिष्ट सृजनवाद को मानते थे, परंतु प्रकृति के अध्ययन के उपरांत वह विकास की परिकल्पना में विश्वास करते हुए उनके समर्थक बन गए। चलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पढ़ने का उन्हें मौका मिला टी.आर. मेल्थस को। फिर डार्विन ने पढ़ी एक किताब जो टी.आर. मेल्थस द्वारा लिखी गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर उन्होंने देखा कि प्राणियों की जनसंख्या जिस दर से बढ़ रही है उन्हें भोजन तथा रहने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं हो रहा है, जिसके फलस्वरूप जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा और जो इस संघर्ष में जीतेगा वही यहाँ पर रहेगा। और
अब जो जीतेगा उसके पास कुछ विशिष्ट लक्षण होंगे जो उसे जिताने के लिए हम बोल सकते हैं वही उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे, और इसी तरीके से जो जीतता चला जाएगा वही यहाँ रहेगा और वही जो है जनन करेगा। जनन की प्रक्रिया से जो संततियां उत्पन्न होंगी वो भी उसी के जैसी जो है जीतने में सक्षम होंगी, या कुछ अच्छे विशिष्ट लक्षणों द्वारा वो हम यहाँ पर उनका जनन होगा। इसी विचार ने हर्बर्ट स्पेंसर के सिद्धांत योग्यतम की उत्तरजीविता सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट को भी सिद्ध किया। फिर बढ़ती हुई जीवों की आबादी जनसंख्या के परिणाम स्वरूप जीवों के भोजन तथा आवास के लिए संघर्ष तथा प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है और निरंतर चलती रहती है, और जीव ही जीवित रह पाते हैं जो योग्यतम होते हैं। जो योग्यतम जीव होंगे सिर्फ वही यहाँ पर जीवित रह पाएंगे। तो यहाँ पर रॉयल सोसाइटी ने संयुक्त नाम से इस परिकल्पना को छपवाया, डार्विन और वेलेस की, और 1859 में इस परिकल्पना की विस्तृत व्याख्या की पुस्तक प्राकृतिक चयन या वर्ण द्वारा जातियों की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन में प्रकाशित हुई। चलिए, इस उत्कृष्ट प्रकाशित पुस्तक में उद विकास की प्रक्रिया को दृष्टांत उदाहरणों द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि भाई पुस्तक में कहा गया है कि प्राणी स्वयं को वातावरण के अनुकूल बनाकर ही जीवित रहते हैं तथा संतानोत्पत्ति में सक्षम होते हैं। अगर वो वातावरण के अनुकूल नहीं होंगे तो वो वहां जीवित नहीं रह पाएंगे। तो एक तरीके से इस संपूर्ण प्रक्रम को प्राकृतिक वर्णवाद नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी 1839 में कहा गया। अब वेलेस का चार्ट अगर हम देखें तो डार्विन की व्याख्या के बाद उत्पन्न प्रामाणिक तथ्यों को वेलेस ने निम्नलिखित चार्ट द्वारा संक्षेप में स्पष्ट किया। संतान उत्पत्ति की क्षमता में अपनी संख्या बढ़ाने की प्रवृत्ति जो होती है उसको संतान उत्पत्ति की क्षमता, प्राकृतिक प्रतिबंधन, सीमित व स्थिर संसाधन। अब यहाँ पर जो है सीमित है संसाधन कि भाई एक समय के बाद में वो कम पड़ने लग जाएंगे तो संघर्ष करना पड़ेगा, जीवन संघर्ष, प्रतियोगिता। फिर उसके बाद में अनुवांशिक विभिन्नताएं, अलग अलग जीवों में अनुवांशिक विभिन्नताएं हैं जिनके द्वारा कोई ज्यादा योग्य होगा तो कोई कम योग्य होगा। प्राकृतिक वर्ण, तो यहाँ पर अनुकूलित विभिन्नताओं की वंशागति, जो पर्यावरण के ज्यादा अनुकूल होगा वो योग्य बन जाएगा, वो यहाँ जीवित रहेगा। वातावरणीय परिवर्तन, धीरे 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 उसी की संततियां जो हैं वो ज्यादा संख्या में बढ़ेंगी, जैव विकास होगा और अनुकूलताओं में अंतर होगा। डार्विनवाद की अवधारणा एवं उनके सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर जीवों में संतानोत्पत्ति की अपार या प्रचुर क्षमता होती है कि भाई आबादी पर मैल्थस के लेख के अनुसार प्रत्येक जीवन में संतानोत्पत्ति की अपार क्षमता होती है। इस लेख के अनुसार जैसे एस्केरिस एक बार में 2.5 करोड़ अंडे देती है। कस्तूरों की बात करें तो एक मादा एक ऋतु में लगभग 10 लाख अंडे देती है। मनुष्य में एक वर्ष में केवल एक बच्चा ही पैदा कर सकती है। तो संतानोत्पत्ति की क्षमता जो है वो प्रचुर होती है, जीवों की संख्या में स्थिरता। लेकिन फिर भी जो है जीवों की संख्या जो है वो स्थिर बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि संघर्ष हो रहा है स्थान के लिए, रहने के स्थान के लिए, खाद्य पदार्थ के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, और यहाँ पर जो ज्यादा योग्य होगा वही जीवित रहेगा, जो कम योग्य होगा वो हट जाएगा, वो मर जाएगा। लिवर फ्लूक प्रतिदिन 15,000 से अधिक अंडे देती है। लॉबस्टर की अगर हम बात करें तो वो उसकी मादा असंख्य अंडे देती है। किसी न किसी कारण से ये अंडे जो है वो विकसित नहीं हो पाते। अगर हम कुत्तों की बात करें तो एक अगर हम बात करें एक सीजन में, तो वहां पर जो है एक मौसम की बात करें, कुत्तों में जो मौसम आता है जब वो जनन की प्रक्रिया कर सकते हैं तो एक बार में वो 8 से 10 जो है वहां पर कुत्तों के बच्चे मादा जो है वो उनका जनन करती है। लेकिन उनमें से कभी कभी ऐसा होता है कि एक भी नहीं बच पाता है, और कभी कभी कुछ बच जाते हैं, पर बचने की संभावना काफी कम होती जाती है क्योंकि वो एक ही वातावरण में पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और उनको संघर्ष करना पड़ेगा। प्रथम परिणाम, फर्स्ट रिजल्ट, जीवन संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। यहाँ जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, खाद्य पदार्थ के लिए, क्षेत्रफल के लिए। तो जो ज्यादा योग्य होगा, जिसके पास ज्यादा योग्य लक्षण होंगे वही जीवित रह पाएगा, अदरवाइज बाकी सब मर जाएंगे। जीवन संघर्ष, तो यहाँ पर सजाती है इंटर स्पेसिफिक। अब एक ही जाति के जब दो जीवों के बीच में जो संघर्ष होता है उसे इंटर स्पेसिफिक हम बोलते हैं। अब वो सेम भोजन के लिए होगा, जीवन साथी के लिए होगा, आवास के लिए होगा। अंतर जातीय जो है दो अलग अलग जातियों के जीवों के बीच में जब संघर्ष होता है तो उसे हम अंतर जातीय बोलते हैं, जैसे रोगाणु परपोषी को हानि पहुंचाते हैं, इस तरीके से। वातावरणीय संघर्ष भी होगा, वातावरण में रहने के लिए, उसके अनुकूल बनने के लिए भी जो है संघर्ष करना पड़ेगा। अगर आप उसके अनुकूल नहीं हो पाते हैं तो आप नहीं जी पाएंगे। विभिन्नताएं एवं इनकी वंशागति,
प्रकृति में जुड़वा बच्चों को छोड़कर अन्य कोई भी दो सजातीय सदस्य बिल्कुल समान नहीं होते हैं, सब में विभिन्न विभिन्न लक्षण होते हैं और यही विभिन्नताएं जो है इनको जो है योग्यता प्रदान करती है एक तरीके से। और ये विभिन्नताएं जो होती हैं, ये विभिन्न लक्षण जो है वो इनको अपने जनकों से मिलने हैं और ये भी आगे नई संततियों में पहुंचा सकते हैं या वंशानुगत हो सकते हैं। चलिए, सतत विभिन्नताएं, कंटिन्यूअस वेरिएशन, लगातार जो है विभिन्नताएं जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंच रही हैं, जैसे मनुष्य में त्वचा का रंग या फिर आंखों का रंग आदि। असतत विभिन्नताएं जो होती हैं भाई, ये कुछ विभिन्नताएं अचानक प्रदर्शित होती हैं, कुछ पीढ़ियों में ही प्रदर्शित हुई हैं लेकिन बाकी पीढ़ियों में नहीं। नवोदय परिवर्तन, न्यूली चेंज कहा और बेटसन ने इन्हें विच्छिन्न विभिन्नताएं, डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन या सॉल्टेटरी वेरिएशन कहा। अधिक महत्वपूर्ण माना इन्होंने, डार्विन ने, सतत विभिन्नताओं को। क्यों? क्योंकि ये लगातार चल रही हैं। असतत विभिन्नताएं जो है अक्सर नुकसानदेह होने के कारण पुनः चयनित नहीं होती हैं। द्वितीय परिणाम क्या रहा कि योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक चयन या वर्ण जो है जीवन संघर्ष में जाति के सदस्यों में पाई जाने वाली विभिन्नताएं महत्वपूर्ण स्थान रखती है। भाई मैं विभिन्न हूँ, मैं अलग हूँ, आप अलग हैं, तो आप अलग तरीके से जो है यहाँ पर इसके वातावरण के अनुकूल बनने की कोशिश करेंगे, यहाँ रहने की कोशिश करेंगे, खाद्य पदार्थ जुटाने की कोशिश करेंगे, रहने के लिए आवासस्थान की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबका अलग अलग संघर्ष है और सबके जो है लक्षण अलग अलग हैं, सब में अलग अलग योग्यताएं हैं, किसी में ज्यादा योग्यता है, किसी में कम योग्यता है। तो जिनमें अब यहाँ पर जिनमें ज्यादा योग्यता होंगी वे जीवन संघर्ष में सफल होते हैं, जबकि प्रतिकूल विभिन्नताओं वाले सदस्य असफल होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता तथा प्राकृतिक वर्ण, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से प्रकृति जो है वो यहाँ पर योग्यता के अनुसार जो है डिसाइड करती है या चयन करती है कि कौन यहाँ पर जीवित रहेगा और कौन नष्ट हो जाएगा, कौन यहाँ से हट जाएगा। तो स्वस्थ संतान उत्पन्न कर वंश को चलाने में अधिक योगदान देते हैं जो जीव बच जाते हैं संघर्ष के बाद में, तो उनकी संततियां भी जो है उन्हीं की तरह ज्यादा योग्य होगी। और हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे योग्यतम की अतिजीविता या उत्तरजीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट कहा। डार्विन के अनुसार प्रकृति में श्रेष्ठ व अनुकूल जीवों का ही वर्ण होता है। डार्विन ने इसे प्राकृतिक चयन या वर्ण कहा है, नेचुरल सिलेक्शन कहा। वातावरण में निरंतर परिवर्तन, वातावरण जो है वो निरंतर परिवर्तित होता रहता है और हम बोलते भी हैं कि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। तो यहाँ पर उदाहरण विशालकाय शाकाहारी सरीसृपों का जो मीजोजोइक महाकल्प में अत्यधिक सफल जीवन व्यतीत कर रहे थे, शुष्क व ठंडे वातावरण तथा वनस्पतियों की कमी के कारण विनाश हो गया। शाकाहारी सरीसृपों के न रहने पर उन पर आश्रित मांसाहारी सरीसृपों का भी विनाश हो गया, क्योंकि वो उन पर आश्रित थे, जबकि छोटे व मांसाहारी सरीसृप जो पत्थरों के नीचे दबे थे तथा स्वयं को ठंड से बचा पाए, विकसित होकर जीवित रह गए। तृतीय परिणाम, नई जातियों की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ न्यू स्पीशीज। तो भाई यहाँ पर क्या है, प्रत्येक जाति में अधिकांशतया पीढ़ी दर पीढ़ी योग्य सदस्यों के ही लक्षणों की वंशागति होती है। भाई जो योग्य लक्षण है जिनकी वजह से वो संघर्ष में जीत पाए और यहाँ पर रह पाए, वो वंशागति की वजह से जो है नई पीढ़ी में जाएंगे। अतः योग्य लक्षणों की वृद्धि होगी और अयोग्य लक्षण जो है वो कमी होते जाएंगे, उनमें कमी होती जाएगी और इस प्रकार के निरंतर चलते रहने से नई जातियों की उत्पत्ति होगी, जिसे हम डार्विनवाद, प्राकृतिक चयनवाद, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर जीवों में संतान उत्पत्ति की अपार क्षमता होती है, लेकिन फिर भी जो है सभी जीवों की संख्या जो है वो स्थिर बनी रहती है। प्रथम परिणाम ये था संघर्ष, जीवन संघर्ष का। फिर अगर हम जीवन संघर्ष, प्रतियोगिता और विभिन्नताएं एवं उनकी वंशागति की बात करें तो योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण, और तीसरा था योग्यतम की उत्तरजीविता या प्राकृतिक वर्ण, वातावरण में निरंतर परिवर्तन। प्राकृतिक वर्ण के उदाहरण की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इसका बेस्ट एग्जांपल है कि भाई यहाँ पर जो है अगर हम देखें औद्योगिकरण के पहले जो है वृक्षों पर सफेद पंखों वाले शलभ, काले रंग के पंखों वाले शलभों की अपेक्षा संख्या में अधिक थे, लेकिन जैसे ही औद्योगिकरण हुआ तो काले रंग के या गहरे रंग के शलभ जो है वो अधिसंख्यक हो गए, अर्थात अनुपात जो था वो उल्टा हो गया। इसका कारण बताया गया कि औद्योगिकरण के बाद वाली अवधि में उद्योग के धुएं और कालिक के कारण वृक्षों के तने काले पड़ गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, सफेद शलभ जो है वो दिखने लग गए दूर से ही और अधिक मारे गए। जबकि पूर्व औद्योगिकीकरण के पूर्व वृक्षों पर सफेद लाइकेन उगा करते थे, क्योंकि पेड़ जो है वो सफेद वाले होते थे तो वो नहीं दिखते थे, शिकारियों की पकड़ में नहीं आते थे और वो बच जाते थे, जबकि काले वाले जो है वो दिख जाते थे। तो शलभ इनके छद्मावरण में सुरक्षित रह पाते थे। इस मान्यता को समर्थन इस तथ्य से मिलता है कि ग्रामीण इलाकों में जहाँ औद्योगिकरण नहीं हुआ करते
या नहीं हुआ करते थे, वहां काले शलभों की संख्या कम थी। जो जीव अनुकूलित हो गया वह बच्चा रहा और उनकी संख्या बढ़ती गई। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं औद्योगिकरण के पहले क्या हुआ और बाद में क्या हुआ। बाद में देखिए काले वाले शलभों की संख्या यहाँ पर बढ़ गई, जबकि सफेद वालों की संख्या यहाँ कम हो गई। और पहले अगर हम बात करें औद्योगिकीकरण के पहले, तो सफेद वालों की संख्या ज्यादा थी, काले वालों की कम थी। शाकनाशकों व कीटनाशकों के अत्यधिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप समयावधि में केवल प्रतिरोधक किस्मों का चयन हुआ। ठीक यही बात सूक्ष्म जीवों के प्रति भी लागू होती है, सिद्ध सही होती है, जिनके लिए हम प्रतिजैविकों या अन्य दवाइयों का प्रयोग करते हैं। रोगजनक जीवाणुओं के विरुद्ध प्रतिजैविक अत्यधिक प्रभावी होते हैं, किंतु किसी नए प्रतिजैविक के विकास के 2 से 3 वर्ष बाद नए जैविक प्रतिरोधी समष्टि में उत्पन्न हो जाते हैं। मतलब वो प्रतिजैविक की अवस्था में भी या प्रतिजैविक की उपस्थिति में भी नहीं मरते हैं, क्योंकि वो प्रतिरोधकता जो है उनमें क्षमता आ जाती है 2 से 3 वर्षों बाद में। और ये लगातार यूज करने से आती, जब लगातार हम जो है उसको कार्य में लेते रहते हैं तब ये ऐसा होता है, प्रतिरोधी जो है वो बन जाते हैं। डार्विनवाद की आलोचनाएं। तो डार्विनवाद या प्राकृतिक अवरणवाद में जैव विकास प्रक्रिया की उत्तम व्याख्या जो है वो की गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी इसमें बहुत सारी कमियां थी। इसमें विभिन्नताओं की उत्पत्ति एवं कारणों पर कोई प्रकाश नहीं डाला गया था। आनुवांशिकी की जानकारी न होने के कारण वेलेस तथा डार्विन दोनों ही वंशानुक्रम में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली और न जाने वाली विभिन्नताओं में भेद नहीं कर सके। ये अवशेषी अंगों के अधिक एवं कम प्रयोग के प्रभाव को स्पष्ट नहीं कर सके, जो लेमार्क ने बताया था। डार्विन सिद्धांत योग्यतम की अतिजीविता को बताता है, जबकि समर्थ की उत्पत्ति नहीं बताता है। प्राकृतिक वर्णन किसी अंग या रचना के अति विशिष्टीकरण को नहीं बदलाता, जिसके फलस्वरूप कुछ जातियां नष्ट हो गई हैं। उदाहरण स्वीडिलोन श्रेणी के चीतों में दांतों का अत्यधिक विकास उनकी विलुप्ति का कारण बना, एवं आयरलैंड के 12 सिंगों में के निरंतर पीढ़ी दर पीढ़ी वृद्धि करते सिंग उनकी विलुप्ति का कारण बने। डार्विनवाद यह बताने में असमर्थ है कि नैसर्गिक वृत्तियां बेसिक इंस्टिंक्ट्स प्राकृतिक वर्ण द्वारा उपार्जित एवं परिवर्तित होती हैं या किसी अन्य विधि द्वारा। आर्टिफिशियल सिलेक्शन द्वारा पालतू जानवरों की नस्लों व फसलों वाले पादपों की किस्में सुधारने का वर्णन किया है, लेकिन वैज्ञानिकों के प्रयोगों द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि भाई वातावरण के कारण जीवों में होने वाले कायिक परिवर्तन संतति में वंशागति नहीं करते हैं। प्राकृतिक वर्णनवाद जलीय जीवों से स्थलीय जीवों के उद्भव की व्याख्या नहीं करता है। डार्विन के लिंग चयन सेक्सुअल सिलेक्शन सिद्धांत के प्रति सर्वाधिक आपत्ति उठाई गई है। इसके अनुसार मादा सुंदर तथा आकर्षक नर को पसंद करती है, जबकि नर की ओर से कोई चयन नहीं होता है। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद संयोजी कड़ियों कनेक्टिंग लिंक्स की अनुपस्थिति की व्याख्या नहीं करता है। प्राकृतिक वर्णनवाद में जंतुओं में समन्वित संरचनाओं कोऑर्डिनेटेड स्ट्रक्चर्स के समूह की उत्पत्ति तथा विकास के संदर्भ में कोई स्पष्टीकरण नहीं है। तो यहाँ हम देख सकते हैं लेमार्कवाद एवं डार्विनवाद की तुलना यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई चित्रों में किस तरीके से यहाँ पर करी गई है कि भाई जिराफ के पूर्वजों की गर्दन जो है वो छोटी होती थी और चारों टांगे जो है वो लंबाई में समान होती थी, लेकिन फिर भूमि पर वनस्पति का जब अभाव होने लगा तो धीरे धीरे जो है ये पेड़ की शाखाओं को खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए जो है इनको ऊंची करनी पड़ी अपनी गर्दन, और इस वजह से इनकी गर्दन जो है और आगे वाले जो इनके पैर हैं वो लंबे होते गए। डार्विनवाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अपना खाना ढूंढ पाए, वनस्पति के अभाव होने पर अपेक्षाकृत लंबे व अग्रपद व लंबी गर्दन वाले जिराफ पोषण प्राप्त करने में सफल रहे तथा जीवन संघर्ष में जीवित रह पाए, जबकि जो दूसरे हमारे स्थलधारी थे वो जो है नहीं रह पाए और इसलिए वो मर गए। नव डार्विनवाद वेलेस और डार्विन द्वारा प्रस्तावित जैव विकासीय परिकल्पना में बदलाव किया गया। इसमें आनुवांशिकी, अणु विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, परिस्थितिकी आदि से प्रमाण लिए गए। तो यहाँ पर बहुत सारे वैज्ञानिक जो हैं इसमें इन्वॉल्व हुए, जैसे कि ह्यूगो डी व्रीज, जर्मनी के कॉरेंस, ऑस्ट्रिया के शेरमार्क। तो मेंडल के अनुवांशिकी के सिद्धांत की पुनर्खोज से स्पष्ट हुआ कि अनुवांशिकी लक्षणों को डीएनए के जीन्स ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित करते हैं या वंशावगत करते हैं, और यह तथ्य डार्विनवाद के लिए प्राण घातक फेडरल सिद्ध हुआ। तत्पश्चात डार्विन के समर्थक वैज्ञानिकों ने डार्विनवाद को आधुनिक खोज के आधार पर जीन सिद्धांत के ढांचे में डालकर और नव डार्विनवाद प्रस्तुत किया। अतः मेंडलवाद के अनुसार डार्विनवाद की नवीन व्याख्या को नव डार्विनवाद कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि भाई कायिक द्रव्यों और जनन द्रव्य को स्पष्ट किया, और फिर कोई भी लक्षण पूर्ण रूप से वंशागत नहीं होता है। विकास के समय जीवों के लक्षण जीन द्वारा निर्धारित होते हैं, इनके परिणाम स्वरूप होते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों में अंतर डार्विनवाद और नव डार्विनवाद में। ह्यूगो डी व्राइस का उत्परिवर्तनवाद।
भाई अचानक से जो है हुए चेंज या बदलाव जो होते हैं, परिवर्तन जो होते हैं डीएनए में, अनुवांशिक पदार्थ में, उसी को हम क्या बोलते हैं, उत्परिवर्तन या फिर म्यूटेशन बोलते हैं। और म्यूटेशन के ही सिद्धांत को हम बोलते हैं उत्परिवर्तनवाद। हॉलैंड के डच जीव वैज्ञानिक ह्यूगो राइस ने 1901 में प्रस्तुत किया। और यहाँ पर आलू के खेत में सांध्य प्रिमरोज, इवनिंग प्रिमरोज वैज्ञानिक नाम, ओइनोथेरा लैमार्कियाना की 2 स्पष्ट किस्में देखी। इन 2 किस्मों में के जंगली पादपों में तने की लंबाई व रंग, फूलों की आकृति व रंग तथा पत्तियों की आकृति में परस्पर स्पष्ट विभिन्नताएं थी। प्योर ब्रीड, दोनों प्रकार के पादप, इन्होंने देखा कि दोनों प्रकार के जो पादप है शुद्ध नस्ली थे, अर्थात इन पादपों से इन्हीं के समान संतति उपादप उगे। इन पादपों की विभिन्नताएं अनुवांशिक सिद्ध हुई। और अगली पीढ़ी की आबादी में इन्होंने कई लक्षणों में अचानक उत्पन्न हुई विभिन्नताओं को देखा, अचानक से, जो पहले कभी इन्होंने नहीं देखी थी। तो यहाँ पर जो है इन्होंने मूल जाति जो थी उससे विकसित बताया। उन्होंने इन 7 नई प्रजातियों को प्राथमिक जातियां, प्राइमरी स्पीशीज कहा। और ये निम्नलिखित थी: अधिक प्रबल व सदृढ़ तने युक्त थी, पतला तना, संकरी पीली और सफेद पत्ती युक्त थी। फिर अगर हम बात करें, चिकनी व चमकीली पत्तियों युक्त थी, छोटी वर्तिका युक्त थी, बौने पादप वाली एक जाति थी, सफेद पत्तियों युक्त जाति थी, दीर्घिवत पत्तियों युक्त जाति थी। तो किसी जाति के पादपों में आकस्मिक रूप से होने वाले वंशागत परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहा, म्यूटेशन कहा। और उत्परिवर्तनवाद इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी दिया। नई जीव जातियों की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं स्थायी वंशागत आकस्मिक परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है, न कि लक्षणों में छोटी व अस्थिर विभिन्नताओं के प्राकृतिक चयन द्वारा, पीढ़ी दर पीढ़ी उनके संचय एवं क्रमिक विकास के फलस्वरूप। इन्होंने बताया कि अचानक से हुई विभिन्नताएं, अचानक से हुई परिवर्तनों के अनुसार जो है नई जीव जातियों की उत्पत्ति होती है। उत्परिवर्तन से उत्पन्न लक्षण प्रदर्शित करने वाला जाति का प्रथम सदस्य उत्परिवर्तक या फिर म्यूटेंट कहलाता है। यह सदस्य शुद्ध नस्ल का होता है। इसमें उत्परिवर्तन से उत्पन्न लक्षण संततियों में वंशागत होते हैं। इनडिटर्मिनेट, अब क्या होता है, उत्परिवर्तन जो है वो अनिश्चित होने के कारण किसी एक अंग विशेष में या एक साथ एक से अधिक अंगों में उत्पन्न हो सकते हैं। तो पुराने अंगों के स्थान पर नए अंग स्थान बन जाते हैं। फिर सभी जीवों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति, इनहेरेंट टेंडेंसी होती है। यह प्रवृत्ति जो है ये बहुत धीमी, कभी तीव्र, कभी बिल्कुल सुप्त हो जाती है। जातियों के विभिन्न सदस्य भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन प्रदर्शित कर सकते हैं। उत्परिवर्तन के कारण क्या क्या हो सकते हैं? या तो गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हुआ है, दूसरा गुणसूत्रों की संरचना में परिवर्तन हुआ है, गुणसूत्रों पर उपस्थित जीन की स्थिति में जो है परिवर्तन हुआ है, अनेक रसायनों तथा एक्स किरणों के द्वारा जो है कृत्रिम उत्परिवर्तन होता है, शरीर के आंतरिक भागों में अनियमित हार्मोन स्रावण, उपापचयी त्रुटियों आदि के कारण भी उत्परिवर्तन हो जाता है। उत्परिवर्तनवाद की आलोचनाएं हुई। वही डेनमार्क के वनस्पति शास्त्री जॉनसन ने उद्यान सेम गार्डन बीन के पादपों पर डी व्रिस के समान प्रयोग करके उत्परिवर्तनवाद के पक्ष में अपना समर्थन किया, परंतु बाद में कई वैज्ञानिकों द्वारा इस बात की आलोचना हुई। B.M. डेविस ने आरोप लगाया कि ऑर्नेथिया लैमार्कियाना एक संकर हाइब्रिड पादप था। उसको 2 विभिन्न जंगली जातियों के माध्यम से पैदा किया गया था, अतः इसमें लक्षणों की विभिन्नताएं युग्मक जनन गैमेटोजेनेसिस के समय गुणसूत्रों के असंगत वितरण के कारण होती है। इस आधार पर डी व्रिस ने प्रयोग में किए गए पादप सांध्य प्रिमरोज की 7 जातियों में क्रमशः गुणसूत्र 15, 16, 20, 22, 24, 27 और 28 की संख्या में थे। T.H. मॉर्गन, जिन्होंने ड्रोसोफिला फल मक्खी की लाल नेत्रों वाली मक्खियों की आबादी में एक सफेद नेत्र वाली उत्परिवर्तित मक्खी देखी, इन्होंने पाया कि लाल नेत्र वाले जीन में उत्परिवर्तन के कारण सफेद नेत्र का विकास हुआ। इसलिए जीववाद जीन थ्योरी जो थी के अनुसार जीन्स व गुणसूत्रों में आकस्मिक, असतत व अनिर्धारक नॉन डिटरमिनेट परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं और ये अचानक से होते हैं। प्राकृतिक उत्परिवर्तन एक सामान्य प्रक्रिया नहीं है। अधिकतर उत्परिवर्तन अप्रभावित या अवंतिशील रेट्रोग्रेसिव होते हैं, मतलब कि जिनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है बाहर के लक्षण पे, और ये अवंतिशील होते हैं। प्रकृति में एक बड़ी मात्रा सुप्त उत्परिवर्तनों की होती है। ज्यादातर उत्परिवर्तन जो है वो सुप्त होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं। यह सिद्धांत प्रकृति की भूमिका की व्याख्या करने में असफल रहा। जैव विकास के द्वारा संयोजक जातियों के माध्यम से दिखने वाले क्रम का स्पष्टीकरण भी उत्परिवर्तनवाद से नहीं मिलता है। चलिए, मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जैव विकास का आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत। पिछले 1 दशक में आधुनिक जीव शास्त्रियों ने जैव विकास के संबंध में महत्वपूर्ण कार्य किया है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने आधुनिक मत में अगर हम देखें तो उत्परिवर्तन तथा प्राकृतिक वर्ण को जैव विकास के संबंध में एक तथ्य के रूप में माना गया है। यह पाया गया है कि डार्विन तथा डी व्रिस के सिद्धांतों के अलावा
जैव विकास की दिशा में कुछ अन्य महत्वपूर्ण कारक भी हैं। जैसे डाब्जॉस्की की अगर हम बात करें तो अपनी पुस्तक में इन्होंने आनुवंशिकी तथा जातियों की उत्पत्ति में इस सिद्धांत का वर्णन किया है। जूलियन हक्सले की अगर हम बात करें तो इस सिद्धांत का नामकरण किया। इसके अलावा इस सिद्धांत में योगदान करने वाले अन्य वैज्ञानिक कौन कौन से हैं? फिशर हैं, सेवाल राइट है, अर्नेस्ट मेयर है तथा स्टेबिंस है। डेविस ने अपनी पुस्तक जैव विकास की क्रियाविधि में संश्लेषणात्मक सिद्धांत का वर्णन किया है। चलिए, सिद्धांत में जैव विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित कारक हैं। 5 मूल कारक हैं। कौन कौन से? गुणसूत्रों की संरचना तथा संख्या में परिवर्तन, जीन उत्परिवर्तन, जीन पुनर्मिश्रण, प्राकृतिक वरण, जननिक पृथक्करण। प्रथम 3 कारकों के फलस्वरूप विभिन्नताएं जो है उत्पन्न होती हैं और अंतिम के कारक के जैविक विकास को एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं। सबसे पहला, अब सहायक कारक कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला है प्रवास, माइग्रेशन, एक समष्टि का दूसरी समष्टि में जाना। प्रसंस्करण, हाइब्रिडाइजेशन, संबंधित जातियों प्रजातियों में प्रजनन को प्रसंस्करण या संस्करण कहते हैं। आनुवांशिक अपवहन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, महामारी आदि होने के कारण किसी जाति विशेष की आबादी बहुत कम हो जाती है, जिससे जीन राशि बहुत घट जाती है, जिसके कारण नई पीढ़ी के सदस्यों में प्रजाति के सभी मूल लक्षण जो हैं उपलब्ध नहीं होते हैं। जैव विकास से संबंधित अन्य नियम, डोलो का नियम। इस नियम के अनुसार जैव विकास के समय जीवों में जो लक्षण विकसित हो चुके हैं वो दोबारा विकसित नहीं होते हैं, अर्थात जैव विकास उल्टी दिशा में कभी नहीं बढ़ता है, वो हमेशा अग्र दिशा में बढ़ता रहेगा। ग्लोगर का नियम क्या कहता है कि भाई गर्म व नम प्रदेशों के नियत तापी वार्म ब्लडेड जंतुओं में मेलेनिन की मात्रा अधिक होती है। गॉस का नियम अगर हम माने तो ऐसे 2 जीव जातियां जिनकी वातावरणीय आवश्यकताएं बिल्कुल समान होती हैं, अनिश्चित काल तक एक ही स्थान पर नहीं बनी रह सकती, क्योंकि उनके मध्य समान प्राकृतिक आवश्यकताओं के लिए संघर्ष होगा और परिणाम स्वरूप किसी एक को नए स्थान की खोज करनी पड़ती है, तब वो नष्ट हो जाएगा। एलन का नियम अगर हम बोलें तो जो अत्यधिक ठंडे देश प्रदेशों में रहने वाली जंतु जातियों में शरीर के खुले भाग जैसे पूंछ हो गया, कान हो गए, पाद हो गए, छोटे होते हैं ताकि इनके माध्यम से ताप की हानि कम हो। बर्गमन का नियम की अगर हम बात करें तो ठंडे प्रदेशों के नियत तापी जंतुओं में शरीर अधिकाधिक बड़ा होता जाता है। काप का नियम अगर हम बात करें तो इस नियम के अनुसार जैव विकास के लंबे इतिहास में जंतुओं के शरीर में अधिकाधिक बड़े होते रहने की प्रवृत्ति रही है। ये था हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने देखा कि जैव विकास के लिए कौन कौन से सिद्धांत अलग अलग वैज्ञानिकों ने दिए हैं और कैसे कैसे उन्होंने प्रमाण दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अध्याय के साथ में अगली बार। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।